एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो केवीएस पीजीटी बायोलॉजी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए होने वाली है और आज हम डिस्कस करेंगे 2014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि आज हम कितने क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर पाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मोलस्का। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो मोलस्का को बिलोंग करता है। तो ऑप्शंस हैं क्रेफिश, जेलीफिश, कटल फिश या फिर हैगफिश। यहाँ पर अगर मैं क्रेफिश की बात करूं तो क्रेफिश जो है ये एक आर्थ्रोपोड है। जेलीफिश जो है ये निडेरिया को बिलोंग करता है। हैगफिश की अगर बात करूं तो ये है एक कॉर्डेट। तो आपका जो सही आंसर है वो है कटल फिश। कटल फिश जो है ये क्या है, ये एक मोलस्क है, ये मोलस्का को बिलोंग करता है। तो कटल फिश जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ये ऑर्डर सेपीडा को बिलोंग करता है एंड क्लास सिफेलोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड द रिकैप्चुलेशन थ्योरी। और आपके पास ऑप्शंस हैं लेमार्क, डार्विन, हुगो डिवेरिस या फिर हेकल। तो रिकैप्चुलेशन थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो रिकैप्चुलेशन थ्योरी कहती है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ये एक बहुत ही फेमस बायोलॉजिकल कोट है जो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। इसका मतलब क्या होता है? ऑन्टोजेनी यानी कि डेवलपमेंट फ्रॉम जाइगोट टू हैचिंग, और फाइलोजेनी स्टैंड्स फॉर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो ये जो थ्योरी है ये बोलती है कि जो हमारा डेवलपमेंट पीरियड होता है फ्रॉम जाइगोट टू हैचिंग, यानी कि फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जो बेबी की डेवलपमेंट होती है उसमें जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं वो हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करती हैं। यानी कि जिस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है उन सभी स्टेजेस को जाइगोट जो है वो अपने डेवलपमेंटल पीरियड में रिपीट करता है। तो ये जो थ्योरी है ये दी थी हेकल ने। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हेकल। अगला क्वेश्चन है 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ इन फूड चेन वाज गिवन बाय। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है अपने पास में अपने 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ जो है ये कहता है कि फूड चेन में बॉटम टू टॉप जो कंसीक्वेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उनमें एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। ग्रास के ऊपर फीड किया गोट ने, इस गोट के ऊपर फीड किया लायन ने, और लायन जो है इसकी जब डेथ हो गई तो इसके ऊपर कौन फीड करेंगे? माइक्रोब्स फीड करेंगे। तो ये जो लॉ है ये बोलता है कि जब गोट ग्रास के ऊपर फीड करेगी तो ग्रास से गोट को 10% एनर्जी मिलेगी और जो रिमेनिंग 90% एनर्जी होती है वो इन्वायरमेंट में चली जाती है, इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाती है। अब जब ये लायन इस गोट पे फीड करेगा तो इस 10% एनर्जी का 10% आगे जाएगा और इसमें से अगेन 90% जो है वो चला जाएगा हमारे इन्वायरमेंट में। अब माइक्रोब्स जब इस लाइन पे फीड करेंगे तो इस 10% का 10% इन माइक्रोब्स में जाएगा और यहाँ से भी जो 90% है वो लॉस्ट हो जाएगा हमारे इन्वायरमेंट में। तो ये जो लॉ है ये दिया था लिंडेमैन ने। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पैरामीशियम द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियाई इन अ सिंगल इंडिविजुअल विच टेक्स प्लेस विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई इज नोन एज। ऑप्शंस है आपके पास साइटोगैमी, ऑटोमिक्सिस, हर्मिक्सिस, एंडोमिक्सिस। अगर हम इन तीनों मेथड्स की बात करें ऑटोमिक्सिस, हर्निक्सिस, एंडोमिक्सिस, इन तीनों ही प्रोसेसेस में क्या होता है? न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है। इन तीनों ही प्रोसेसेस में न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। लेकिन अगर हम साइटोगैमी की बात करें तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म एंड गैमी मीन्स फ्यूजन। तो साइटो क्वेश्चन में ही आप लोगों को पूछा है विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई, यानी कि गैमीट्स के न्यूक्लियाई के फ्यूजन के बगैर। तो साइटोगैमी जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दो पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग हो जाती है।
मान लेते हैं ये हमारे पास एक पैरामीशियम है और ये आ गया इसके साथ में हमारा दूसरा पैरामीशियम। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इन दोनों पैरामीशियम की न्यूक्लियाई की मिक्सिंग नहीं होती, बट इन दोनों के साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग हो जाती है और लेटर ऑन क्या होता है, न्यूक्लियाई का रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोगैमी एंड ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द कैनाल सिस्टम स्पॉन्जियोसील इज लाइंड बाय कोएनोसाइट्स। और ऑप्शंस हैं एस्कोनॉइड टाइप, साइकोनॉइड टाइप, ल्यूकोनॉइड टाइप या फिर साइकोनॉइड एंड ल्यूकोनॉइड टाइप। सो कुछ इस तरीके का जो है आप लोग इनका स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम, जहां से वाटर जो है वो क्या करता है, एग्जिट करता है, यहाँ से वाटर की एग्जिट होती है। और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टिया, जहां से वाटर की एंट्री होती है। ऑस्टिया जो है वो उनके थ्रू क्या होती है, वाटर की एंट्री होती है और ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर की एग्जिट होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि इन विच ऑफ द कैनाल सिस्टम स्पॉन्जियोसील इज लाइंड बाय कोएनोसाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा एस्कोनॉइड टाइप, क्योंकि अगर हम एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेंट्रल कैविटी है, इस सेंट्रल कैविटी को हम कहते हैं स्पॉन्जियोसील। इसको हम कहते हैं स्पॉन्जियोसील। इसी कैविटी की वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं स्पॉन्जिस। और ये क्या होते हैं, बेसिकली पॉरीफर्स होते हैं, ये पॉरीफेरा को बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्पॉन्जियोसील है इट इज लाइंड बाय कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इस तरीके से कुछ सेल्स होते हैं जो इन स्पॉन्जियोसील को लाइन करते हैं। ऑस्टिया के थ्रू वाटर जो है वो एंटर करता है और ऑस्क्यूलम के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ करंट एग्जिट कर जाता है। अगर हम साइकोनॉइड टाइप की बात करें तो साइकोनॉइड टाइप जो है ये एस्केनॉइड से ही कहीं ना कहीं डेवलप होती है। यहाँ पे जो हमारी स्पॉन्जियोसील होती है इट इज लाइन बाय पिनाकोडर्म। यहाँ पे पिनाकोडर्म जो है वो स्पॉन्जियोसील को लाइन करता है और जो कोएनोसाइट्स होते हैं वो एक स्मॉल एरिया में ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, यानी कि पूरा स्पॉन्जियोसील जो है वो कोएनोसाइट से लाइंड नहीं होता, रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। ल्यूकोनाइड टाइप की बात करूं तो ल्यूकोनाइड टाइप जो है वो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके का देखने को मिलता है। इस तरीके के जो है स्पॉन्जियोसील में अंदर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो कैनाल सिस्टम होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा इररेगुलर होता है। इसके अलावा एक और होता है जिसका नाम होता है रेगन। अगर मैं रेगन कैनाल सिस्टम की बात करूं तो रेगन कैनाल सिस्टम जो है इसमें बहुत सारे चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें हमें चैम्बर्ड स्पॉन्जियोसील देखने को मिलता है। और अगर मैं एस्किनॉइड टाइप की एक एग्जाम्पल की बात करूं तो एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, तो इसकी एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमैटोसिस्ट्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। निमैटोसिस्ट इनमें से कौन से फाइलम में देखने को मिलता है। ऑप्शन है सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, निमैटीहेलमिंथिस या फिर इकाइनोडर्मेटा। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि निमैटोसिस्ट होते क्या हैं। ये कुछ माइन्यूट स्फेरिकल इलोंगेटेड कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ इस तरीके के ये कैप्सूल्स होते हैं जिनमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोजेक्ट आउट होता है। ऐसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोजेक्ट आउट होता है और इसका काम क्या होता है, ये लोकोमोशन में और साथ ही साथ डिफेंस में ये हेल्प करता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये विनमस भी होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हमें देखने को मिलते हैं जेलीफिश में, सी एनिमल्स में। और ये ऑर्गेनिजम्स का नाम सुन के आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये निमैटोसिस किन किन में प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा में, क्योंकि जेलीफिश और सी एनिमल्स जो है ये क्या होते हैं, सिलेंट्रेट्स होते हैं। तो सिलेंट्रेट्स में आप लोगों को निमैटोसिस देखने को मिलते हैं जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट करते हैं, जो कि लोकोमोशन और डिफेंस में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हेमोग्लोबिन इज। हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है। ऑप्शंस हैं हाइपरबोलिक, हाइपोबोलिक, सिग्मोइड या फिर लीनियर। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, हमें पता है कि हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और डिफरेंट टिश्यूज में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये बताता है कि कितना इफेक्टिवली ये जो हेमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में जाकर रिलीज करता है। अब जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है उसका जो शेप होता है वो रहता है सिग्मॉइड। सिग्मॉइड क्यों होता है, सिग्मॉइड कैसा शेप होता है, अगर इसकी बात करें तो आपको कुछ ऐसा कर्व देखने को मिलेगा। ऐसा कर्व क्यों देखने को मिलता है,
जब हेमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड करता है, इस हेमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है फॉर सेकंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड किया और इसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज हो गई और सेकंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर दी करने के लिए। इसी तरीके से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाइंड होते रहते हैं और जब ये टिश्यूज में हेमोग्लोबिन जो है ब्लड के साथ में जब टिश्यूज में जाता है तो वहां जाके ये ऑक्सीजन को रिलीज करने लगता है और हमें हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से लीनियर होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमें सिग्मॉइड कर्व जो है वो देखने को मिलता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हेमोग्लोबिन। दूसरी तरफ अगर हम मायोग्लोबिन की बात करें, अगर आपसे पूछें कि मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है, तो वो रहेगा हाइपरबोलिक, यानी कि कुछ ऐसा कर्व आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोसिस इज कॉज्ड बाय टेकिंग एक्सेस ऑफ कोकेन, निकोटिन, अल्कोहल या फिर ओपियम। तो सिरोसिस जो है ये एक लिवर डिजीज है जिसमें जो लिवर है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। लिवर के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो डिजीज है ये अल्कोहल के एक्सेसिव यूज की वजह से होती है। नेक्स्ट इज सार्कोलीमा इज मेम्ब्रेन फाउंड इन, फर्स्ट ऑप्शन इज नर्व फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर, कार्डियक मसल या फिर हार्ट। अगर मैं नर्व फाइबर्स की बात करूं तो नर्व फाइबर्स में जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं एक्सोलीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल इज। अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं तो सेल साइकिल जो है ये टोटल दो स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। पहला होता है आपका इंटरफेस और दूसरा होता है एम फेस या फिर माइटोटिक फेस जिसे हम कहते हैं। इसमें भी जो इंटरफेस है ये डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, जिसमें पहली स्टेज होती है G1 जो कि जिसे हम ग्रोथ वन फेज भी बोलते हैं। इसमें जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। जो इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो इंजाइम्स होते हैं, उनका सिंथेसिस होता है G1 फेज में। G1 फेज के बाद आता है एस फेज। एस फेज जो है इट इज द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें जो सेल का डीएनए है उसका अमाउंट डबल हो जाता है, राइट। G1 जो है इसमें ग्रोथ होती है, जो नेसेसरी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है। इसके बाद आता है आपका G2 फेज। G2 फेज जो है अगेन ग्रोथ फेज होता है। इसमें जितनी भी आपकी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो डबल हो जाती हैं और उसके बाद आता है आपका एम फेज। जब सेल पूरी तरीके से डिवाइड होने के लिए तैयार हो जाता है तब एम फेज आता है, यानी कि माइटोटिक फेज, जिसमें अगेन दो इवेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो अब यहाँ पे आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है? G1 S, G2 N, M। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमोफिलिया इज कॉज्ड बाय। देखो कितने सीधे सीधे क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है एक्स्ट्रा ऑटोसोम, एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम, जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम या फिर जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम। तो हेमोफिलिया क्या होता है? हेमोफिलिया एक कंडीशन होती है जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि ये एक एक्स क्रोमोसोम एसोसिएटेड डिसऑर्डर है। जो हमारा एक्स क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट होता है। मान लेते हैं ये हमारा एक्स क्रोमोसोम है और ये एक जीन है, इसके ऊपर स्पेसिफिक जीन। तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक स्पेसिफिक जीन होता है जिसका काम होता है क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन्स बनाती है, जो हमारी ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और हमारी ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करती हैं। तो हेमोफिलिया जो है वो इसी जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। जब इस जीन के अंदर कुछ म्यूटेशन आ जाती है या फिर ये जीन जो है ये नॉन फंक्शनल हो जाता है, उस केस में हमें हेमोफिलिया देखने को मिलता है और क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन्स जो है उनका फॉर्मेशन नहीं होता, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है वो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम है ये क्या होता है? ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो सेक्स क्रोमोसोम में जीन म्यूटेशन होने की वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स लीडिंग एक्वेटिक लाइफ शो एडेप्टेशंस, और ऑप्शंस है नेटेटोरियल, वोलेंट, कर्सोरियल या फिर फोसोरियल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक्वेटिक लाइफ लीड करते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन सी एडेप्टेशंस शो करते हैं। यहाँ पे अगर मैं फोसोरियल एडेप्टेशंस की बात करूँ तो फोसोरियल एडेप्टेशंस जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं जो सबटेरेनियन इन्वायरमेंट में रहते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अंडरग्राउंड डिवेल्प करते हैं और
सबटेरियन एनवायरनमेंट में रहते हैं वो फुसोरियल एडेप्टेशंस शो करते हैं। अगर मैं कर्सोरियल की बात करूँ, कर्सोरियल एडेप्टेशंस जो हैं वो डेजर्ट ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। जो डेजर्ट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कर्सोरियल एडेप्टेशंस शो करते हैं। उसके बाद अगर मैं वोलेंट की बात करूँ तो वोलेंट कहीं न कहीं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एयर में रहते हैं, जैसे कि हमारी बर्ड्स हो गई, वो शो करती हैं। जैसे कि हॉलो बोन्स होती हैं उनकी, जो उनको उड़ने में हेल्प करती हैं। तो जो नेटेटोरियल एडेप्टेशंस होती हैं, वो शो करते हैं वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म। तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। अगर 13th क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पे पूछा है द हार्मोन दैट प्रमोट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज। तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि वो कौन सा हार्मोन है जो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, यूरिन से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारी किडनी होती है, उसका जो फंक्शनल यूनिट होता है, जो सबसे छोटा यूनिट होता है, वो होता है नेफ्रॉन, राइट? और नेफ्रॉन का ही एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलर फिल्टर। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा फाइन कैपिलरीज का मेशवर्क होता है ये। और यहाँ से क्या होता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है ताकि हमारी बॉडी से कम वाटर का लॉस हो। तो कौन सा हार्मोन है जो इस प्रोसेस में हेल्प करता है? अब यहाँ पे अगर मैं कैल्सीटोनिन की बात करूँ तो कैल्सीटोनिन जो है ये हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। रिलैक्सिन की अगर मैं बात करूँ, रिलैक्सिन जो है ये हमारा ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारी हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, साथ ही हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और हमारी मसल्स में ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो ऑक्सीटोसिन का क्या रोल होता है? ऑक्सीटोसिन जो है ये यूट्रीन कंट्रैक्शंस में हेल्प करता है, ब्रेस्ट टिश्यूज की कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से लैक्टेशन में हेल्प होती है, और सेक्सुअल अरोजल में इसका रोल होता है। अब अगर मैं बात करूं वेजोप्रेसिन की, तो वेजोप्रेसिन जो है ये फ्लो ऑफ यूरिन में हेल्प करता है, और साथ ये यूरिन से जो एक्सेसिव वाटर होता है उसकी रीएब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेजोप्रेसिन। इसके अलावा वेजोप्रेसिन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और साथ हमारे सिरकाडियन रिदम को भी मेंटेन करता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये आ गए आपके रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, राइट? रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में क्रोमोसोम्स। डीएनए रेप्लिकेशन से पहले क्रोमोसोम कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये आ गए आपके रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करूँ तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक ही स्पीशीज को बिलोंग करने वाले दो इंडिविजुअल्स के ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं दैट कैरी सेम सेट ऑफ जीन्स, जिनके ऊपर सेम जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ये कौन से होंगे? मान लेते हैं अगर ये किसी के मदर से आया है ये क्रोमोसोम, और ये फादर से आया है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होंगे? अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि मदर और फादर दोनों का जो क्रोमोसोम नंबर 1 होगा वो सेम जीन्स कैरी करेगा। सिमिलरली अगर हम इन दोनों के क्रोमोसोम नंबर 2 की बात करें, तो जो मदर के क्रोमोसोम नंबर 2 के ऊपर जीन्स होंगे वही फादर के क्रोमोसोम नंबर 2 के ऊपर जीन्स होंगे। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जो सेम सेट ऑफ जीन्स कैरी करते हैं उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब अगर मैं कहूँ कि ये मदर का क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये फादर का क्रोमोसोम नंबर 2 है, तो क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे? नहीं। इस केस में ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग-अलग जीन्स को कैरी करते हैं, राइट? अब आप लोग समझ गए होंगे कि होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। अब सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होती हैं? ऐसे क्रोमैटिड्स जो सेम सेंट्रोमियर पे आकर अटैच होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पर ये जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हम कह सकते हैं प्रेजेंट है, तो ये हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ऐसे क्रोमैटिड्स जो डिफरेंट सेंट्रोमियर्स पे प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। यानी कि ये और ये, इन दोनों क्रोमैटिड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? ये एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अब अगर ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होंगे तो हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होंगी तो हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ
नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब आपसे पूछा है कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस में और मियोसिस की पैकेटीन स्टेज में, प्रोफेज 1 की पैकेटीन स्टेज में। अब यहाँ पर होता क्या है, 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है और उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके का आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है क्रॉसिंग ओवर में। और ये क्रॉसिंग ओवर किनके बीच में होती है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो रहेगा करेक्ट, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, आपसे पूछा है कि ये किससे होती है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है लेप्टोस्पायरा। तो लेप्टोस्पायरा जो है ये एक बैक्टीरिया है और ये एक यूरिन इन्फेक्शन कॉज करता है। मैं पेस्ट्यूरेला की बात करूं तो पेस्ट्यूरेला जो है इसका एक और नाम है यर्सीनिया पेस्टिस और ये कॉज करता है प्लेग। अगर मैं विब्रियो की बात करूं तो विब्रियो जो है ये कॉलरा कॉज करता है। और अगर ट्रेपोनीमा की बात करूं तो ये कॉजेटिव एजेंट है किसका? सिफिलिस का, जो कि क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन। ये अभी हम एक और क्वेश्चन में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए सिंथेसिस जो है वो एस फेज में होती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज कैंसर ऑफ लंग्स, लिवर एंड स्टमक इज नोन एज। और आपके ऑप्शंस हैं सार्कोमा, कार्सिनोमा, ल्यूकीमिया या फिर माइलोमा। अगर मैं सार्कोमा की बात करूं, सार्कोमा जो है ये बोन्स से शुरू होता है और सॉफ्ट टिश्यूज में जाता है। तो बोन्स और सॉफ्ट टिश्यूज का जो कैंसर है उसे हम कहते हैं सार्कोमा। अगर मैं ल्यूकीमिया की बात करूं तो ल्यूकीमिया जो है ये ब्लड में होता है, इसके अलावा बोन मैरो में या फिर जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज होते हैं वहां पे होता है। अगर माइलोमा की बात की जाए तो माइलोमा जो है ये प्लाज्मा सेल्स में देखने को मिलता है, इसके अलावा डब्ल्यूबीसीज में भी देख सकते हैं। अगर कार्सिनोमा की बात की जाए तो कार्सिनोमा जो है ये एपिथेलियल टिश्यूज में देखने को मिलता है। एपिथेलियल टिश्यूज में क्या आ जाते हैं, हमारे जो इंटरनल पैसेजेस होते हैं, हमारे इंटरनल पैसेज जैसे क्या हो गए, हमारी ईसोफेगस आ गई, इसमें आ गई हमारी स्किन आ गई, लिवर आ गया, स्प्लीन आ गई, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली, किडनी आ गई, नेक, प्रोस्टेट ग्लैंड, पैनक्रियास, स्किन, ब्रेस्ट। तो इन सभी जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं इनमें जो कैंसर होता है उसे हम कहते हैं कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, as there are only 20 amino acids, only this system of coding can be effective for the innumerable proteins present in the body। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी कि जब हमारी बॉडी में एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन्स बनती हैं। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो एमआरएनए है वो क्या करता है, राइबोसोम मशीनरी के थ्रू प्रोटीन्स बनाता है। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, किस तरीके का एमआरएनए कोड लेते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो लेते हैं, जैसे कि AUG, AUU, GTC। इस तरीके के जो ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं उनको जो है राइबोसोम लेता है और उनसे स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो है वो बनाता रहता है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा, दैट इज ट्रिपलेट कोडॉन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइकस्पिड वाल्व इन द हार्ट ऑफ यूथेरियंस इज प्रेजेंट बिटवीन। यानी कि यूथेरियंस का जो हार्ट होता है उसमें जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो किसके बीच में प्रेजेंट है? तो यूथेरियंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है, यानी कि प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं। और इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि इनके पास में 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो है मिक्सिंग ना हो। अब ये जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स होते हैं, यानी कि जो 4 चैम्बर्स होते हैं उनके बीच में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं और इन वाल्व्स के थ्रू ब्लड जो है वो पास होता है। और साथ ही साथ ये जो वाल्व्स होते हैं ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को भी प्रिवेंट करते हैं। तो आपसे पूछा है कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो किसके बीच में प्रेजेंट रहता है? तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहता है। मान लेते हैं ये आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, ये आ गया आपका राइट ऑरिकल और ये आ गया राइट वेंट्रिकल। दिस इज लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट
वेंट्रिकल। तो ये जो राइट ऑरिकल है ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और इसे ट्रांसफर करता है राइट वेंट्रिकल में। तो ये जो राइट वेंट्रिकल है इसके पास में प्रेजेंट रहता है हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व जो कि राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड की पैसेज को कंट्रोल करता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? बाइकस्पिड वेल्व। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि यूथेरियंस जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक और टर्म आप देखोगे, मार्सुपियल्स। तो मार्सुपियल्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने बेबीज को पाउच में कैरी करते हैं। जैसे कि आ गया आपका कंगारू, कोआला जो है वो भी मार्सुपियल की एग्जाम्पल है और वेलाबीज जो है ये भी मार्सुपियल्स की एग्जाम्पल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने बेबीज को पार्शियली, इनके बेबीज जो है इनकी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं और उनकी जो रिमेनिंग डेवलपमेंट होती है वो पाउच के अंदर होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मार्सुपियल्स। अगर मैं 20th क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एज ऑफ फिशेस। इनमें से कौन सी जो एज है उसे फिशेस की एज बोला जाता है। अगर मैं कार्बोनीफेरस की बात करूं, कार्बोनीफेरस एज जो थी ये एम्फीबियंस के लिए फेमस है। इसमें एम्फीबियंस जो थे वो काफी फ्लरिश हुए थे। अगर मैं जुरासिक की बात करूं तो जुरासिक को तो गोल्डन पीरियड फॉर डायनासोर्स बोला जाता है। अगर मैं प्लेस्टोसीन की बात करूं तो इसे बोला जाता है आइस एज। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि डिवोनियन। तो डिवोनियन एज जो है इट इज फेमस फॉर फिशेस। इस टाइम पे फिशेस जो हैं वो काफी फ्लरिश हुई थी। तो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई डिफर फ्रॉम एल्गी इन हैविंग। फंजाई जो है वो एल्गी से कैसे डिफर करते हैं? पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल की वजह से, नहीं। स्टार्च एज रिजर्व फूड, नो। फंजाई के बहुत सारी फंजाई के अंदर स्टार्च होता है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये ठीक लग रहा है। नेक्स्ट इज सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन एंड सेलुलोज। तो अगर आप डी ऑप्शन देखोगे तो डी ऑप्शन जो है वो ज्यादा करेक्ट है एज कंपेयर टू सी, क्योंकि जो फंजाई है उनकी सेल वॉल काइटिन और सेलुलोज दोनों से मिलकर बनी होती है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये एक मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। नेक्स्ट इज इन डाइकॉट सिस्टम जाइलम इज। डाइकॉट सिस्टम में कैसा जाइलम होता है? ऑप्शंस है पॉलीआर्क, एंडार्क, एक्सार्क या फिर मीजार्क। अब इन सब का मतलब क्या है? अगर मैं एंडार्क की बात करूं तो एंडार्क कंडीशन में क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ होता है और मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ होता है। अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम क्या है? अगर मैं प्रोटोजाइलम की बात करूं तो प्रोटोजाइलम होता है न्यूली फॉर्म्ड जाइलम, और अगर मेटाजाइलम की बात करूं तो मेटाजाइलम जो है ये होता है ओल्ड जाइलम, यानी कि जो पहले से बना हुआ है। तो एंडार्क कंडीशन के केस में क्या होता है, जैसे इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो डार्क शेड है ये है हमारा मेटाजाइलम, जो डार्कली शेडेड है उसे हम कहते हैं मेटाजाइलम, और जो लाइट है उसे हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। अब एंडार कंडीशन में क्या होता है, जो मेटाजाइलम होता है वो बाहर की तरफ होता है। मेटाजाइलम जो है वो यहाँ पर बाहर की तरफ होगा और जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ होगा। अगर एक्सार्च कंडीशन की बात करूं तो इस केस में क्या होगा, जो मेटाजाइलम है वो अंदर की तरफ होगा और जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ होगा। मीजार्क की बात करूं तो प्रोटोजाइलम जो है वो रहेगा सेंटर में और उसके दोनों तरफ रहता है मेटाजाइलम। इस तरीके की कंडीशन होती है। और पॉलीआर्क जो है उसमें इस तरीका का हमें बहुत सारे जो है मेटाजाइलम जो है वो एक साथ में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि डाइकॉट स्टेम में कौन सी कंडीशन होती है, तो डाइकॉट स्टेम जो होती है उसमें एंडार्क कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि जो आपका न्यूली फॉर्म्ड जाइलम होता है वो अंदर की तरफ होता है और जो ओल्ड जाइलम है यानी कि जो मेटाजाइलम है वो बाहर की तरफ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप इज। एसेंट ऑफ सैप की सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है? और ऑप्शंस है पल्सेशन थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, कोहिजन टेंशन थ्योरी या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि कोहिजन टेंशन थ्योरी। आप लोगों ने ये बहुत बार पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोहिजिव फोर्सेस होती हैं जो उन वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ मूव करने में हेल्प करती हैं। तो वाटर जो है वो फ्रॉम रूट्स टू लीव्स की तरफ मूव करता है और फिर लीव्स से ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन्स कैन क्रॉस प्लेसेंटा। इनमें से कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है? ऑप्शन है IgA, IgD, IgB, IgG या फिर IgM।
अगर आईजीए की बात करूँ तो आईजीए जो है ये हमारी सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबिन होती है, या फिर हम कह सकते हैं सेक्रेटरी एंटीबॉडी होती है, जो कि हमारी बॉडी की सेक्रेशंस में देखने को मिलती है। आईजीएम जो है ये आई थिंक पेंटामेरिक होती है। इनमें से जो आईजीजी है, आईजीजी जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। तो आईजीजी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आईजीजी इकलौती ऐसी एंटीबॉडी है या इकलौती ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं। पहला है इमोर्टलाइजेशन ऑफ माइलोमा सेल्स। नो, माइलोमा सेल्स की इमोर्टलाइजेशन से नहीं बनते। दूसरा है इमोर्टलाइजेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। नो, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। फ्यूजन ऑफ माइलोमा सेल्स एंड टी सेल्स। नहीं, फ्यूजन होता है माइलोमा सेल्स का लेकिन टी सेल्स के साथ नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, दैट इज फ्यूजन ऑफ माइलोमा सेल्स विद बी सेल्स। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, माइलोमा सेल्स क्या होते हैं और ये कैसे बनती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज हमने 25 पीवाईक्यूज जो हैं वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पीवाईक्यूज जो हैं वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या चेंजेस चाहते हो, मैं और डिटेल में जाऊं या फिर शॉर्ट में आपको पीवाईक्यूज करवाऊं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।